तो कैसे हैं सब क्लास। माई सेल्फ निखिल श्रीवाल। और आज हम कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट। आई थिंक सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये जो सेकंड और थर्ड यूनिट मैंने ली है ये दोनों कंबाइन यूनिट हैं, बट पोर्शन बड़ा होने की वजह से दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो ये जो हमारी पार्ट बी बना है इसके अंदर आज हम बेसिकली तीन टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और तीनों में एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाना है। चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लेते हैं किस प्रकार। डिस्कस अबाउट कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्कस आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन। Discuss in detail phenomena of communication DC machine and also explain the method adopted to improve commutation। और कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि मोटर की टेस्टिंग के ऊपर होंगे। और कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर या मशीन्स उसके ऊपर बेस्ड होंगे। तो आज का शेड्यूल का कुछ फ्लो डायग्राम इस तरीके से रहेगा। सबसे पहला टॉपिक आपको मिल जाएगा देखने के लिए, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। आज हम डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल के नए नए मेथड देखेंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे। फिर दो टेस्ट करने हैं जिनमें से एक आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, स्विनबर्न टेस्ट और हॉपकिंसन टेस्ट। फिर दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिन्हें आप देख लीजिएगा, एक स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर, जिनके बारे में हमें कुछ बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। यदि मुझे अपनी डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है तो मैं उसके लिए क्या क्या मेथड अप्लाई कर सकता हूँ और कैसे कैसे हो सकती हैं, क्या उसमें उस मेथड वो मेरे लिए सूटेबल है या उससे लॉस तो नहीं हो रहे हैं। इस तरीके से कुछ पार्ट्स हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑफन वी नीड टू एडजस्ट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे उसकी स्पीड को एडजस्ट तो करना पड़ेगा। दिस इंटेंशनल एडजस्टमेंट इज कॉल्ड स्पीड कंट्रोल ऑफ अ डीसी मोटर। ये जो मेरी इंटेंशनल एडजस्टमेंट है, मुझे अपने हिसाब से उसे कंट्रोल करना है, इसी को मैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बोल रहा हूँ। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ अ डीसी मोटर कैन बी मैनुअल और ऑटोमेटेड। दोनों तरीके आपको देखने को मिल जाएगी, मैनुअल भी हो सकती है और ऑटोमेटेड भी हो सकती है। Unlike speed regulation, which aims to maintain consistent speed despite load change, speed control adjust the motor speed is a needed। ठीक है, अब हमें स्पीड रेगुलेशन चाहिए, मतलब स्पीड को हमें कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, तो मेंटेन करके रखनी है स्पीड। ठीक है ना, मुझे स्पीड रेगुलेशन से मतलब नहीं है, अगर मुझे स्पीड मेंटेन करके भी रखनी है, कब? जबकि मेरा लोड चेंज हो रहा हो। जबकि मेरा लोड चेंज हो रहा हो, मुझे स्पीड कंट्रोल करनी है, तो वो भी एक मेरा स्पीड कंट्रोल एडजस्टमेंट का एक टॉपिक बन चुका है। तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर, अगर एन से डिनोट कर रहा हूं मैं उसे, इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला निकल के आता है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, एन इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन के फाइव, के कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला एक्चुअली आया कहाँ से? एक हमें फॉर्मूला पता है बैक ईएमएफ का मोटर के लिए, ई बी इक्वल्स एन पी फाइव जेड अपॉन 60 ए। ये फॉर्मूला था, पीछे आपने देखा। अब इस फॉर्मूले में ई बैक ईएमएफ, एन स्पीड, पी पोल्स, पी फ्लक्स, जेड कंडक्टर्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, और नीचे कांस्टेंट ए पैरेलल पाथ।
ये थी कहानी। अब मेरा सब कांस्टेंट हो जाएगा, किसे किसे छोड़ के, मेरी बैक ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, और फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रहेगी। बाकी सब कांस्टेंट, पोल कांस्टेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर, पैरेलल पाथ, और 60 कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E अपॉन 5। यहां से मेरा फॉर्मूला निकल के आएगा। ओके। अब E, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ को मैं जानता हूं, बैक ईएमएफ क्या होता है, V माइनस आई ए आर ए। किसी मोटर के लिए बैक ईएमएफ का फॉर्मूला V माइनस आई ए आर ए। तो इस तरीके से मैंने स्पीड निकाल दिया, ये प्रोपोर्शनल का साइन का कांस्टेंट के लिए रखा है इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला इसी के साथ आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं, देयर फोर स्पीड ऑफ थ्री टाइप ऑफ डीसी मोटर, तीन तरह के हमारे पास डीसी मोटर देखने को मिलते हैं, शंट, सीरीज एंड कंपाउंड। ठीक है। कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द क्वांटिटीज ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन अबो। जो मेरी राइट हैंड साइड पे मेरे को इक्वेशन दिख रही है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर चेंज करके इसकी स्पीड को वेरी कर सकता हूँ, ये कहना चाह रहा है सीधा सीधा। अब यहाँ पे क्या है, मेरा फ्लक्स है, वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस है। तीन चीजें आपको मिल गई, एक फ्लक्स, एक वोल्टेज, और एक रेजिस्टेंस। इन तीन चीजों को, थ्री कंपोनेंट्स को वेरी करा करा के मैं स्पीड को अपनी वेरी कर सकता हूं। तो आगे चलते हैं। Hence, the speed can be varied by the changing, किस किस से, the terminal voltage, बिल्कुल ठीक, of the armature V, the external resistance in the armature circuit RA, and the flux per pole phi। ये तीन वेरिएबल मेरे को दिख रहे हैं, तीन को चेंज करके मैं अपनी स्पीड को वेरी करा सकता हूँ और कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके क्लास, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, terminal voltage and external resistance involve a change that affect the armature circuit, while flux involves a change in the magnetic field। ठीक है। जो टर्मिनल वोल्टेज और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो चेंज करेंगे या इफेक्ट करेंगे आर्मेचर सर्किट को, और जबकि जो फ्लक्स है वो चेंज कर रहा है किसे, मैग्नेटिक फील्ड को। देयरफॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, टू कैटेगरी में हमने क्लासिफाई कर दिया। पहली को कह रहे हैं हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड, और दूसरी कह रहे हैं फील्ड कंट्रोल मेथड। क्योंकि पहली वाली के लिए क्या है, आर्मेचर सर्किट इफेक्ट कर रहा है, और दूसरी वाली में फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कर रहा है। तो आगे देखते हैं भाई क्या लिखा है, वी विल डिस्कस हाउ बोथ ऑफ दीज मेथड्स कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर एंड डीसी शंट मोटर। दोनों में आपको ये कंट्रोल करनी है, एक एक करके हम दोनों की बात करेंगे। दैट्स इट। एक मतलब आपको ज्यादा इसे ध्यान से बस एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ने की वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें लिखना क्या है मैं क्वेश्चन में जाके। तो पहले हम बात कर रहे हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर की। ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल मेथड फॉर डीसी सीरीज मोटर कैन बी क्लासिफाइड। अब हमने स्पीड कंट्रोल सीरीज मोटर को भी क्लासिफाई कर दिया, वही वाले जो दो मेथड है। क्या नाम है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड। आर्मेचर में आर्मेचर की बात करेंगे, जैसे आर्मेचर वोल्टेज और आर्मेचर रेजिस्टेंस, और फील्ड कंट्रोल में हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट कर रहा है। तो देखिए, अब मैं बात करने जा रहा हूं अगर आर्मेचर कंट्रोल डीसी सीरीज मोटर की, तो इस आर्मेचर कंट्रोल डीसी सीरीज मोटर में मैं देख पा रहा हूं स्पीड एडजस्टमेंट ऑफ डीसी सीरीज मोटर बाय आर्मेचर कंट्रोल में बी डन बाय। आर्मेचर कंट्रोल भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने। अब वे तीन पार्ट क्या है आपके, आप देख पा रहे होंगे, पहला है आर्मेचर रेजिस्टेंस जो हमें पता है, शंट आर्मेचर कंट्रोल मेथड, मतलब एक शंट में भी हम आर्मेचर कंट्रोल कर सकते हैं उसके शंट के द्वारा। और तीसरा क्या है, आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज। ठीक। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड की अगर मैं बात करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि डायग्राम है, एक मोटर लगी हुई है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये फील्ड रेजिस्टेंस। तो इसमें मैंने आर्मेचर रेजिस्टेंस, एक वेरिएबल आर्मेचर रेजिस्टेंस लगा दिया, ये इधर आ रहे, कैसा है, वेरिएबल। अब मैं इस रेजिस्टेंस को घटा तो सकता नहीं, मतलब ये लगाया है तो ये जीरो होगा या जीरो से ऊपर होगा, माइनस में तो जाने से रहा, यानी कि इस रेजिस्टेंस को मैं बढ़ा ही सकता हूँ यहाँ पे।
तो दिस कॉमन मेथड इन्वॉल्व कनेक्टिंग अ कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस डायरेक्टली इन सीरीज विद द मोटर सप्लाई। ठीक है, मोटर सप्लाई जो जा रही है उसके साथ एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया आपने, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा। ठीक, मोटर के डायरेक्टली इन सीरीज विद द मोटर सप्लाई एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर। एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है और हमारा काम खत्म। अब मैं क्या कह रहा हूं, द पावर लॉस इन द कंट्रोल रेजिस्टेंस डीसी सीरीज मोटर कैन बी नेग्लेक्टेड। पावर लॉस को तुम नेग्लेक्ट मान रहे हैं बिकॉज दिस कंट्रोल मेथड इज यूटिलाइज्ड दिस कंट्रोल मेथड इज यूटिलाइज्ड for a large portion of time for reducing the speed under light load condition। मतलब कि कोई हल्के फुल्के लोड के लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर द कांस्टेंट टॉर्क के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल बता रहा है। दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज एम्प्लॉयड बाय डीसी सीरीज मोटर। जैसे कि एग्जांपल ले लिए इसने, एग्जांपल है हमारे पास ड्राइविंग क्रेन्स, होइस्ट, ट्रेन्स, इनमें इनका हम यूज कर पा रहे हैं स्पीड कंट्रोल के लिए। ठीक है, दूसरा देखिए, शंटेड आर्मेचर कंट्रोल। अब क्या है, डायग्राम पे आ जाइए सीधा। आप डायग्राम देखेंगे, शंटेड है यानी कि जो डीसी हमारा मोटर था उसमें तो वेरिएबल रेजिस्टेंस था, अब उसे भूल जाइए। जो शंट फील्ड थी, शंट फील्ड के साथ में एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया। अब शंट फील्ड में जो वेरिएबल रजिस्टर आ गया तो शंट फील्ड में क्या होगा, शंट फील्ड में वेरिएबल रजिस्टर लगाने का मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, शंट फील्ड कम होगी, शंट फील्ड कम होने की वजह से फ्लक्स कम बनेगी, और फ्लक्स कम बनेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। वहां पे क्या हो रहा था, हमने क्या करा था पिछले वाले में, अगर डायग्राम में बताऊं तो वहां पे हमने आर्मेचर में सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया था। जब आर्मेचर सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, तो जो हमारा फॉर्मूला था एन इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं एक बार, फॉर्मूला क्या था, एन इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन 5। तो वहां पे क्या हो रहा था, सीधा सीधा आर ए का वैल्यू इंक्रीज कर रहा था मैं, क्योंकि सीरीज में लगा रखा था। यदि मेरा आर ए इंक्रीज होगा तो मेरी वैल्यू यहाँ कम हो जाएगी, इधर कम होने की वजह से मेरी स्पीड हमेशा डिक्रीज होनी है। लेकिन उसके अपोजिट अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो यहाँ मैंने क्या करा है, यहाँ मैंने शंट फील्ड में रेजिस्टेंस लगाया है। अब शंट फील्ड में रेजिस्टेंस बनाना है, शंट फील्ड का काम क्या होता है, फ्लक्स बनाना। अब रेजिस्टेंस लगाने की वजह से जो मेरी फ्लक्स है वो डिक्रीज होनी है। अगर मेरी फ्लक्स डिक्रीज होगी तो मुझे पता है कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5। अगर मेरा फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा, अगर मेरा फ्लक्स डिक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज होनी है। अब यहाँ पे मेरा फ्लक्स सीधा सीधा डिक्रीज होता है, तो मेरी स्पीड इस मेथड से इंप्रूव होनी है, इंक्रीज होनी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, शंट आर्मेचर कंट्रोल में द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियोस्टेट shunting the armature and the rheostat in series with the armature is involved in the method of speed control. The voltage applied to the armature is varies by varying series rheostat। ठीक है, R1 से भी वेरी हो सकती है। द एक्साइटिंग करंट कैन बी वेरीड बाय द वेरिंग द आर्मेचर शंटिंग रेजिस्टेंस, और ये मेरा R2 की वजह से यहाँ पे मेरा एक्साइटिंग करंट वेरी हो जाएगा। दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज नॉट इकोनॉमिकल ड्यू टू द कंसिडरेबल पावर लॉस। अब इसमें क्या होता है, पावर लॉस हमारा ज्यादा हो रहा है, भैया फ्लक्स बनाने थी पर पावर लॉस करके फ्लक्स नहीं बन पा रही है। कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस, here speed control is obtained over a wide range but below normal speed। ओके, क्योंकि इसमें इसी वाले रेजिस्टेंस को भी हम कंसिडर करके चल रहे हैं। थर्ड की बात कर लेते हैं भाई। थर्ड में हमारा क्या है, आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल। ये क्या कह रहा है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैन बी अचीव बाय यूजिंग अ सेपरेट वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई, ऑल्दो दिस मेथड इज कॉस्टली एंड दस रेयरली यूज। एक ऐसा मेथड है जिसको बना दिया गया है पर यूज नहीं कर पा रही, कहीं कोई इतना खास नहीं हो रहा, क्योंकि एक कॉस्टली बैठ पा रहा है थोड़ा सा, इसलिए ज्यादातर यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है फील्ड कंट्रोल डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, आर्मेचर कंट्रोल हो गया।
नेक्स्ट है फील्ड कंट्रोल डीसी सीरीज मोटर। अब फील्ड कंट्रोल की बात अगर मैं करता हूं तो फील्ड कंट्रोल में क्या लिख रहा है, स्पीड एडजस्टमेंट ऑफ डीसी सीरीज मोटर बाय फील्ड कंट्रोल में बी डन बाय, इसके भी दो मेथड बना दिए, फील्ड डाइवर्टर मेथड एंड टेप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड। समझ पा रहे हैं आप? इसे दो पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया है, फील्ड डाइवर्टर मेथड और टैप्ड फील्ड कंट्रोल। तो आप इन्हें देख पा रहे होंगे। फील्ड डाइवर्टर की बात करूं तो मेरा एक सीरीज फील्ड है और ये मेरी आर्मेचर मोटर, ठीक है। लेकिन मैंने एक डाइवर्टर लगा दिया है, यहाँ से यहाँ तक एक वायर डाइवर्टर रेजिस्टेंस रियोस्टेट लगा दिया है, वेरी, जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। यानी कि मेरा करंट अब डिवाइड हो चुका है, इससे जा रहा है और इससे भी जा रहा है, ठीक है। तो करंट मैंने डिवाइड कर दिया, डाइवर्टर, इसे मैं डाइवर्टर बोल रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, फील्ड डाइवर्टर मेथड में, दिस मेथड यूज अ डाइवर्टर, ठीक है, डाइवर्टर यूज कर रखा है। हेयर द फील्ड फ्लक्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय शंटिंग अ पोर्शन ऑफ मोटर करंट अराउंड द सीरीज फील्ड। अब मैंने जो फील्ड वाइंडिंग लग रही थी उससे जो फ्लक्स बनने वाली थी वो मेरी रिड्यूस हो गई। रिड्यूस क्यों हो गई भाई, जो टोटल करंट था वो जो यहाँ से जाना था वो बाईपास होकर जा रहा है डाइवर्टर से, वो रिड्यूस हो गई। तो लेसर द डाइवर्टर रेजिस्टेंस लेस द फील्ड करंट, जितना डाइवर्टर रेजिस्टेंस लेस होगा उतना फील्ड करंट लेस हो जाएगा, उतनी ही मेरी फ्लक्स लेस हो जाएगी, और फ्लक्स लेस होती है उतनी ही मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। फ्लक्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, ठीक है। दिस मेथड गिव्स स्पीड अबव नॉर्मल एंड द मेथड इज यूज इन इलेक्ट्रिक ड्राइव्स इन विच स्पीड शुड राइज शार्पली एज सुन एज लोड इज डिक्रीजेस। जैसे जैसे लोड डिक्रीज होता जाएगा ऐसे ऐसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा फील्ड डाइवर्टर मेथड। मैं सेकंड की बात करूं अगर टैप्ड फील्ड कंट्रोल की, तो टैप्ड फील्ड कंट्रोल में क्या है, ये आपको दिख पा रहा है, ये मेरा आर्मेचर मोटर हो गया, और इधर मैंने जो वाइंडिंग लगाई है अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसमें मैंने कुछ टैपिंग कर दी है, 1 2 3 4 5, ये अपने हिसाब से जितनी आपको टेपिंग चाहिए उतनी आप कर सकते हैं। अब ये टेपिंग क्या है, जो मेरे ये कनेक्शन है, ये मेरा कनेक्शन, अब ये मेरा कनेक्शन मेरे पहले से भी हो सकता है, मतलब 1 2 अगर मैं नाम दे दूं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर मैं नाम दे दूं, तो फर्स्ट से भी कर सकता हूँ, सेकंड से भी कर सकता हूँ, थर्ड से भी कर सकता हूँ, फोर्थ से भी कर सकता हूँ। तो जितने नंबर पे करूंगा मैं उतनी ज्यादा मेरे को फ्लक्स मिलनी है, और जितने कम नंबर पे कर दूंगा उतनी कम फ्लक्स, और जब मेरा मोटर रनिंग कंडीशन आ जाए उसे मैं वापस ले जाऊंगा अपनी जितनी मुझे चाहिए। तो ये टेपिंग का हिसाब है। एट स्टार्टिंग मुझे अगर स्पीड ज्यादा चाहिए तो मैं इसकी टेपिंग कम कर लूंगा। टेपिंग कम करने की वजह से फील्ड वाइंडिंग कम हो गई, फील्ड वाइंडिंग कम होने की वजह से मेरा फ्लक्स कम जनरेट होगा, फ्लक्स कम जनरेट होगा तो मेरी स्पीड हाई हो जाएगी। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, टेप्ड फील्ड कंट्रोल में, दिस इज अनदर मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड by reducing the flux, and it is done by lowering number of tons of field winding through which current flows. In this method, a number of taping from field winding are brought outside. This method is employed in electric traction. एक सिंपल सी, अब मैं एक चीज बताऊं, जी अगर ये स्पीड कंट्रोल आता है, आपको 4 5 मेथड के नाम रखने हैं याद, 4 5 मेथड के डायग्राम बनाने हैं आपको, और आप इसके अंदर अगर ये जो इसकी ऊपर कहानी लिख रहे हैं ये कम भी लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप डायग्राम अगर इजी बना रहे हैं तो आपके 7 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 5 6 मेथडों के नाम है, उनके 5 6 डायग्राम है, 2 2 लाइन लिखनी है, अपना काम खत्म। तो ये बात करी हमने सीरीज की। अब आ जाते हैं सीधा शंट पे। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर, जैसे जैसे सीरीज में चला था सेम उसे हम कॉपी पेस्ट मारेंगे शंट में। जैसे कि आप देख पाएंगे, द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड फॉर डीसी शंट मोटर आर सिमिलर टू दोज ऑफ डीसी सीरीज मोटर। खुद ही बोल रहा है सिमिलर है। दीज टू मेथड आर सेम, जो दो मेथड हम आते हैं सेम दो मेथड आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, फिन कंट्रोल मेथड। फिर हम आर्मेचर कंट्रोल पे बात करेंगे। अगर मैं आर्मेचर कंट्रोल की बात करूंगा तो आप देख पाएंगे कि आर्मेचर कंट्रोल डीसी शंट मोटर, आर्मेचर कंट्रोल डीसी शंट मोटर कैन बी परफॉर्म इन 2 वे। वे 2 वे क्या थे भाई, जो हमने पहले पढ़े हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। दो मेथड मिले हमें, एक रेजिस्टेंस से एक वोल्टेज से। वो कैसे, वो देखिए।
अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल डायग्राम फिलहाल मैंने बनाया नहीं है, आप सेम डायग्राम दोबारा रिपीट कर लेना, स्टंट वाले बनाने हैं। तो क्या है, इन आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल a variable resistance is added to the armature circuit. Field is directly across the supply, so flux is not changed due to variation of series resistance. This is applied for DC shunt motor. This method is used in printing press, crane, hoist, where speed lower than the rate is used of short period only. तो अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो आप देख पाएंगे भाई, ठीक है, ये मेरा मोटर हो गया। अब इस मोटर में ये मेरा शंट फील्ड है, मैंने सीरीज में यहाँ इस जगह ये पेन चेंज कर लेते हैं, इस जगह सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड कर, जैसे पहले करा। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो कहानी में चेंज क्या आया भाई, अब रेजिस्टेंस मेरा आर ए नहीं आर ए प्लस समथिंग है, यानी कि आर ए प्लस आर मान लो, तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया। टोटल रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो मेरी इक्वेशन थी वो चेंज हो गई कुछ इस तरीके से। कैसे, देखिए, फॉर्मूला था एन इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाइव। अब जब मेरा आर ए चेंज हो गया है, आर ए इंक्रीज हुआ है, आर ए इंक्रीज होने की वजह से स्पीड डिक्रीज हो गई होगी, सीधा सीधा। अब एक ये आपको डायग्राम बना देना है इस तरीके से, स्पीड डिक्रीज हो गई होगी तो नॉर्मल स्पीड जो भी होगी उससे हमेशा कम पे काम करेगा ये, उस स्पीड को कम करने के लिए। ठीक, अगर मैं बात करूं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल की, सेम वही, दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल नीड अ वेरिएबल सोर्स ऑफ वोल्टेज सेपरेटेड फ्रॉम द सोर्स सप्लाई, एक वेरिएबल सोर्स सप्लाई से अलग हमें चाहिए फील्ड करंट से। दिस मेथड अवॉइड डिसएडवांटेज ऑफ पुअर स्पीड रेगुलेशन एंड लो एफिशिएंसी ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ठीक है, डिसएडवांटेज इसकी ये हो गई आपकी, द बेसिक एडजस्टेबल आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज accomplished by means of adjustable voltage generator is called वार्ड लियांडो सिस्टम। इसे सिद्ध करने के लिए एक वार्ड लियांडो सिस्टम हमने यूज करा है। दिस मेथड ऑफ इन्वॉल्व यूजिंग मोटर जनरेटर सेट, इसके अंदर एक मोटर जनरेटर सेट होता है। दिस मेथड इज बेस्ट suited for steel rolling mills, paper machines, elevators, mines, host. This method is known as a Ward-Leonard system. चलिए, अब बात कर लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ आर्मेचर कंट्रोल डीसी शंट मोटर। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो आप देख पाएंगे वेरी फाइन स्पीड कंट्रोल ओवर होल रेंज इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन, गुड स्पीड रेगुलेशन, इट हैज रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक, डिसएडवांटेज की अगर बात करता हूँ, डिसएडवांटेज ऑफ आर्मेचर कंट्रोल डीसी शंट मोटर, तो कॉस्टली अरेंजमेंट इज नीडेड, floor space requirement is more, low efficiency at light load, और ट्राई प्रोड्यूस मोर नॉइस। ये कुछ इसकी डिसएडवांटेज एडवांटेज है। ठीक है? तो इस तरीके से आज ये हमारा खत्म होता है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। चलिए, अब आ जाते हैं फील्ड कंट्रोल के ऊपर। फील्ड कंट्रोल डीसी शंट मोटर, बाय यूजिंग दिस डीसी शंट मोटर स्पीड इज कंट्रोलिंग थ्रू अ फील्ड रियोस्टेट। तो फील्ड रियोस्टेट कंट्रोल डीसी मोटर क्या है, डीसी शंट मोटर क्या है? This method control speed by inserting a variable resistance in series with the shunt field.
with decrease of field current and flux but increase speed. It operates independently of motor load and wastes minimal power due to the low field current. This method of speed control is also used in डीसी कंपाउंड मोटर. यही हमारा डीसी कंपाउंड मोटर में भी यूज हो रहा है. अगर मैं तुम्हें इसका डायग्राम बना के दिखाना चाहूँ तो डायग्राम आप सिंपल जैसे पहले बनाया था वैसे बना सकते हैं. जैसे कि आप देख पाएंगे डायग्राम इस तरीके से रहेगा कुछ. ये हमारा सर्किट, ये हमारा सर्किट. फिर उसके बाद हमारी शंट वाइंडिंग. यहाँ हमारा हो जाएगा मोटर. ठीक. अब शंट वाइंडिंग में हम ले लेंगे यहाँ एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस. ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ. ये मेरा एक्स्ट्रा वेरिएबल रेजिस्टेंस जो शंट वाइंडिंग में लगा हुआ है. ठीक है. अब मेरा टर्मिनल करंट इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, इधर एक इधर चला गया. अब वेरिएबल रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होना है, सीधा सीधा मेरा फील्ड वाइंडिंग पे इफेक्ट बनना है. फील्ड वाइंडिंग करंट कम हो जाएगा. फील्ड वाइंडिंग करंट कम होते हैं यहाँ पे फ्लक्स जो मेरी कम बनेगी. फ्लक्स कम बनेगी तो डायरेक्टली मेरी स्पीड जो है मोटर की वो इंक्रीज हो जाएगी. क्योंकि मुझे पता है जो मेरी स्पीड ऑफ मोटर है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स. जहां फ्लक्स कम तो स्पीड मेरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. और यही मेरा डीसी शंट मोटर में यूज हो रहा है, यही मेरा डीसी कंपाउंड मोटर के लिए भी यूज हो रहा है. गॉट इट. चलिए आगे देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फील्ड. इसी कुछ डिसएडवांटेज निकल के आई है भाई, निकल के. तो क्रीपिंग स्पीड कैन नॉट बी ऑब्टेन. टॉप स्पीड ओनली ऑब्टेन एट रिड्यूस टॉर्क. J speed is maximum at minimum value of flux, which governed by the demagnetizing effect of armature reaction. और इसकी वजह से डीमैग्नेटाइजिंग आपको देखने को मिलता है आर्मेचर रिएक्शन फील्ड में. तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो गई. हाँ तो दो टेस्ट है, स्विनबर्न टेस्ट है और हॉपकिंसन टेस्ट है, जो आपको देखने हैं. सिंपल डायग्राम है, एक छोटे छोटे से डेरिवेशन टाइप है, आप देखिएगा कोई ज्यादा टफ काम नहीं है. तो अगर मैं स्विनबर्न टेस्ट की बात करूं, आप देखिए एक मोटर ले लिया, जनरेटर आर्मेचर, दो अमीटर लगा दिए हैं. ये मेरी आर्मेचर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये मेरी फील्ड का वेरिएबल रेजिस्टेंस है. ठीक है. ये मेरा टर्मिनल वोल्टेज है. अब आपको करना क्या है इसमें, अमीटर करंट वैल्यू मेजर करने के लिए कि यहाँ पे जो करंट चाहिए वो चेंज होनी तो होनी है, वो शंट करंट हो जाएगी, आर्मेचर करंट हो जाएगी. देखिए द स्विनबर्न टेस्ट इज इनडायरेक्टली मेथड ऑफ टेस्टिंग. तो मशीन डीसी मशीन टेस्टिंग के दो मेथड आपको डिवाइड करे हुए हैं, दो पार्ट में डिवाइड करा गया है. एक को मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट मेथड और एक को कह रहा हूँ मैं इनडायरेक्ट मेथड. तो जो इनडायरेक्ट मेथड है उसके दो पार्ट हैं. इनडायरेक्ट मेथड के दो पार्ट है, एक का नाम है स्विंगबर्न टेस्ट, एक का नाम है हॉपकिंसन टेस्ट. तो पहला टेस्ट हम स्विंगबर्न की टेस्ट की बात कर रहे हैं. तो स्विंगबर्न टेस्ट इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन्स नेम्ड आफ्टर सर जेम्स स्विंगर. किस पे रखा गया है, सर जेम्स स्विंगर के नाम पे इसका नाम रखा गया है. इट इज अ सिंपल एंड कॉमन टेस्ट फॉर शंट एंड कंपाउंड मोड डीसी मशीन. शंट और कंपाउंड मोड डीसी मशीन के लिए काम करता है विद कांस्टेंट फ्लक्स. दिस टेस्ट प्री डिटरमाइन द मशीन एफिशिएंसी एट एनी लोड. इस टेस्ट की मदद से हम पहले से ही उसकी एफिशिएंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं, आइदर मोटर जनरेटर वो कुछ भी हो चाहे. एंड मेजरिंग नो लोड लॉसेस सेपरेटली, और उसके नो लोड पे लॉसेस भी मेजर कर सकते हैं इजीली. तो द सर्किट सेटअप ऑफ स्विंगर टेस्ट यूज इन शंट रेगुलेटर टू एडजस्ट मशीन स्पीड टू द rated level. The regulated help control speed during this test. ठीक है. अब सीधा सीधा हम कैलकुलेशन करेंगे एफिशिएंसी की. चलिए एक एक करके देखिएगा. अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी में, लेट आई नोट विद नो लोड करंट. आई नोट एक्स का नो लोड करंट मान लेते हैं ये. इट कैन बी मेजर बाय द मीटर A1. कौन मेजर कर रहा है, A1. ISH शंट फील्ड करंट, ISH मेरा शंट फील्ड करंट हो जाएगा. इट कैन मीटर A2 जो A2 से मेजर हो रहा है. इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डायग्राम को समझ में आ रहा होगा. अब मैं बात करता हूँ देन नो लोड आर्मेचर करंट कितना हो गया. तो आई नोट आ रहा था, आई एस एच जा रहा था, बचा कितना, आई नोट माइनस आई एस एच. आई नोट माइनस आई एस एच. ऑल्सो लेट वी इज सप्लाई वोल्टेज, वी सप्लाई वोल्टेज मान ली. देयर फोर नो लोड पावर कितनी हो गई, नो लोड पावर भैया हमारी होगी वी नोट आई नोट पी इज टू वी आई. वॉट इन स्विनबर्न टेस्ट नो लोड पावर इनपुट ओनली रिक्वायर्ड सप्लाई लॉसेस. द लॉसेस अगर इन द मशीन मेनली आर. लॉसेस कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, लॉसेस होंगे हमारा पहला
पहला लॉस हमारा कौन सा देखने को मिलेगा? आयरन लॉस, जो कोर लॉस होता है। दूसरा लॉस फ्रिक्शन या वाइंडिंग लॉस। और तीसरा लॉस आर्मेचर कॉपर लॉस। ये तीन लॉस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैं बात करूंगा, सिंस नो लोड मशीन मैकेनिकल आउटपुट ऑफ द मशीन is zero, so in one test, the no load input power supply is only used for supply for the losses. The value of armature copper loss कितना मिलेगा आपको? इतना। Here R is the armature resistance, तो armature copper loss हो गया। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं टू फाइंड द कांस्टेंट लॉसेस, सब्ट्रैक्ट द आर्मेचर कॉपर लॉस फ्रॉम द नो लोड पावर। तो भाई अगर कांस्टेंट लॉसेस जो भी होंगे मेरे, उनमें से क्या घटा दो? टोटल पावर में से ये वाले घटा दो, तो जो मेरे कांस्टेंट लॉस है वे मिल जाएंगे। कांस्टेंट लॉस मतलब अपने कौन से हो गए? जो आयरन लॉस हो गया, ठीक है, इस तरीके के, या फ्रिक्शन लॉस हो गया, ये मेरे कांस्टेंट लॉस हो गए। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग नो लोड कांस्टेंट लॉसेस, नाउ वी कैन डिटरमाइन द एफिशिएंसी। अब हम एफिशिएंसी आराम से बता सकते हैं। लेट आई द लोड करंट, आई को लोड करंट मान लो, वी हैव कैलकुलेटेड द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। देन आर्मेचर करंट आई ए विल बी आई माइनस आई एस एच, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई इक्वल्स टू आई प्लस आई एस एच, आई माइनस आई एस एच। व्हेन वी मशीन इज जनरेटिंग, व्हेन द मशीन इज जनरेटिंग, अब मशीन जनरेटिंग है तो इतना हो जाएगा। तो अगर एफिशिएंसी की मैं बात करता हूँ, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ मशीन इन मोटरिंग ऑन लोड। तो पावर हमारी वी आई होती है। कॉपर लॉस हमारा आई स्क्वायर आर हो गया, या आई माइनस आई एस एच आर हो गया। कॉन्स्टेंट लॉस मेरा वी नोट माइनस आई आई एस एच स्क्वायर हो गया। टोटल लॉस हो गया पी सी यू प्लस डब्ल्यू सी ए। तो मेरी जो एफिशिएंसी होती है, ईटा इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट को लिख सकता हूँ मैं इनपुट माइनस लॉसेस, इनपुट माइनस लॉसेस। इनपुट मेरा ये रहा, लॉसेस मेरे ये रहे, इनपुट मेरा ये रहा, ये मेरी हो गई एफिशिएंसी ऑफ मोटर। ठीक है, तो ये टेस्ट हमारे इस काम आता है। एक छोटा सा डेरिवेशन है, छोटी सी कहानी है, एक डायग्राम है सिंपल सा, आप इजिली से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं जनरेटिंग में क्या होगी इसकी, तो सेम पावर इनपुट वी आई, आर्मेचर कॉपर लॉस पीसीयू कितना हो गया? आई टू आर, या आई एस एच प्लस। कॉपर लॉस कितना हो गया? माइनस ये कर दो। ठीक है, और टोटल लॉस कितना? पीसीयू प्लस डब्ल्यू, सेम फॉर्मूला लगा देंगे तो ये मेरा जनरेटिंग कंडीशन में काम हो जाएगा। अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं भाई। अगर मैं एडवांटेज बात करूँ स्विनबर्न टेस्ट की, तो द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टेस्ट आर, दिस टेस्ट इज वेरी कन्वेनियंट एंड इकोनॉमिकल। ठीक है, बहुत सिंपल है और कन्वेनियंट है और इकोनॉमिकल भी है, सस्ता भी है। एज इट रिक्वायर्ड वेरी लेस पावर फ्रॉम सप्लाई परफॉर्म द टेस्ट, और कुछ ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें सप्लाई से। सिंस कांस्टेंट लॉसेस आर नोन, कांस्टेंट लॉसेस अगर नोन है, एफिशिएंसी ऑफ स्विनबर्न टेस्ट कैन बी प्री डिटरमाइंड एट एनी लोड। तो फिर पहले से ही मैं इसकी एफिशिएंसी किसी भी लोड पे फाइंड कर सकते हैं। पर अगर आप डिसएडवांटेज हैं तो काफी डिसएडवांटेज देखने को मिल जाएंगी। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेस्ट आर, पहली, फर्स्ट, आयरन लॉसेस इज नेग्लेक्टेड थ्रो देयर इज चेंज इन आयरन लॉसेस फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन। अगर आयरन लॉस हम इसमें लेके चलेंगे, जो कि हमने नेगलेक्ट कर रखे हैं, पर अगर आर्मेचर रिएक्शन होगी तो आयरन लॉस में चेंज होगा, जो कि हमने नेगलेक्ट ले रखा था। We cannot be sure about the satisfactory commutation on load condition because the test is done no load। तो हमारा कम्यूटेशन प्रोसेस भी तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है कि लोड में वो कैसे काम करेगा। तीसरा, वी कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर राइज व्हेन द मशीन इज लोडेड। हमने भाई टेम्परेचर राइज को मेजर नहीं कर रखा, अगर लोड बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो पावर लॉस वेरी करते हैं टेम्परेचर के साथ, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो लॉसेस भी उस हिसाब से चेंज होने लग जाते हैं। एंड लास्ट, द स्विनबर्न टेस्ट कैन नॉट बी यूज फॉर डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज के लिए यूज नहीं होता, सिंस इट इज नो लोड टेस्ट, इसलिए से नो लोड टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट टेस्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टेस्ट का नाम है हमारा हॉपकिंसन टेस्ट। तो हॉपकिंसन टेस्ट में आप देख पा रहे होंगे, तो डायग्राम पीछे, हॉपकिंसन टेस्ट में आप देख पा रहे होंगे एक मोटर जनरेटर कपल दिखाया हुआ है इसमें, कनेक्शन डायग्राम हॉपकिंसन टेस्ट में। उसके ऊपर है ये कि मोटर है, फिर जनरेटर है, फिर जनरेटर से सप्लाई मोटर में आ रही है, मोटर से वापस जनरेटर में जा रही है, इस तरीके का इनका कनेक्शन है। द हॉपकिंसन टेस्ट इज यूजफुल मेथड फॉर टेस्टिंग एफिशिएंसी ऑफ अ डीसी मशीन।
ओके। इट रिक्वायर्स टू आइडेंटिकल मशीन, दो आइडेंटिकल मशीन ले ली हमने। वन एक्टिंग एज अ जनरेटर एंड अदर एज अ मोटर, एक जनरेटर की तरह बिहेव करनी चाहिए, एक मोटर की तरह बिहेव कर रही है। द जनरेटर सप्लाई मैकेनिकल पावर टू द मोटर, जो जनरेटर है वो मैकेनिकल पावर दे रहा है किसे? जनरेटर सप्लाई मैकेनिकल पावर टू द मोटर। जनरेटर सप्लाइज मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर टू द मोटर। जनरेटर क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल पावर मोटर से ले रहा है और इलेक्ट्रिकल मोटर को दे रहा है, विच देन ड्राइव द जनरेटर। और जो जनरेटर है वो ड्राइव हो रहा है मोटर से। दिस सेटअप इज वाई द हॉपकिंस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड द बैक टू बैक या रीजनरेटिव टेस्ट। इसे बैक टू बैक या रीजनरेटिव टेस्ट भी कहते हैं। इफ देयर वर नो लॉसेस, नो एक्सटर्नल पावर सप्लाई वुड बी नीडेड। अगर इसमें कोई लॉस नहीं होता तो एक्सटर्नल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब लॉसेस है तो उसे कंप्लीट करने के लिए एक्सटर्नल पावर भी चाहिए। However, due to generator output voltage drop, an extra voltage source is required. एक एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स रिक्वायर जरूर होता है क्योंकि कुछ लॉसेस की वजह से वोल्टेज लेवल हमारा कम हो जाता है। टू करेक्ट द इनपुट वोल्टेज ऑफ द मोटर, द एक्सटर्नल पावर compensate for internal losses in the motor generator set. This is why the Hopkinson test is also known as the regenerative और heating run test. इसे regenerative और heating run test भी कहते हैं। तो ये थी हमारी हॉपकिंसन की कहानी। अब आ जाइए अब डायग्राम में। डायग्राम में देखिए एक मोटर है, एक जनरेटर है, जो कि आपस में कपल है। बड़े ध्यान से देखिएगा। सप्लाई, सप्लाई से करंट आया, करंट आने के बाद ये मेरी मोटर की फील्ड वाइंडिंग, ये मेरी मोटर की आर्मेचर, आर्मेचर में करंट गया। अब करंट को अब यहाँ पे समझेंगे कैसे। मान लीजिए यहाँ पे कितना करंट गया, यहाँ पे मान लीजिए 10 यूनिट करंट गया, यहाँ पे कितना करंट गया? 10 यूनिट। अगर मैं यहाँ पे इस डायग्राम को मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा ऐसे में बड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देख, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये यहाँ से करंट आया सप्लाई से, और मान लीजिए मोटर के आर्मेचर में कितना करंट आया? 10 यूनिट मान लेते हैं, एम्पियर नहीं 10 यूनिट, कितना भी हो सकता है, 10 यूनिट करंट आया। अब 10 यूनिट करंट आने के बाद यहाँ पे लॉस स्टार्ट हुए। लॉस स्टार्ट होने के बाद मान लीजिए यहाँ तक उसने सप्लाई दिया, मोटर के बाद कितना हो गया वो? पावर 9 यूनिट। कुछ लॉस हुआ यहाँ पे, 9 यूनिट होगा। 9 यूनिट होने के बाद वो गया जनरेटर में। अब कुछ लॉस यहाँ होना है भाई, कॉपर लॉस, इतने सारे लॉस हैं। तो यहाँ पे जाके वो कितना होगा? 8 यूनिट। यानी कि आपने 10 यूनिट दिया था और 8 यूनिट मुझे वापस मिल रहा है। ठीक है, 10 यूनिट गया था और 8 यूनिट वापस मिल रहा है। लेकिन सप्लाई कनेक्टेड है आपस में। अब आपस में सप्लाई कनेक्टेड है, वापस मोटर को अगर चलना है तो उसे तो वापस 10 यूनिट चाहिए। और यहाँ पे वापस कितना दे रहा है जनरेटर? 8 यूनिट। इस 8 को वापस 10 बनाने के लिए यहाँ पे एक एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई मुझे जरूरत पड़ेगी, दो की। 2 यूनिट वापस वो यहाँ पे 8 में ऐड होगा, वापस वो मोटर को देगा, फिर मोटर ये काम प्रोसेस चलता रहेगा और मेरा हॉपकिंसन टेस्ट कंप्लीट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। इन दी हॉपकिंसन टेस्ट, अ मोटर एंड जनरेटर बोथ आइडेंटिकल आर कपल्ड टुगेदर। दोनों आइडेंटिकल और कपल्ड है। आइडेंटिकल मतलब सेम पावर रेटेड वाले। द मशीन स्टार्ट एज अ मोटर, ठीक है, मोटर स्टार्ट हो रहा है। एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस एडजस्ट टू अ मोटर कैन बी रन इट रेटेड स्पीड। और शंट फील्ड को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया कि रेटेड स्पीड पर हमारा मोटर रन करे। फिर क्या कर रहा है? द जनरेटर वोल्टेज नाउ मेड इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज। अगर मुझे जनरेटर वोल्टेज जनरेट कर रहा है वो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल करनी है, बाय एडजस्टिंग द शंट फील्ड रेजिस्टेंस। कुछ शंट फील्ड को मैंने एडजस्ट करा होगा इसके, और कनेक्टेड अक्रॉस द जनरेटर, जो कि जनरेटर के अक्रॉस लगी हुई है। दिस इक्वालिटी ऑफ दोज टू वोल्टेज और जनरेटर एंड सप्लाई इंडिकेटेड बाय द वोल्टमीटर एज इट गिव्स अ जीरो रीडिंग। अगर ये जीरो रीडिंग दे रहा है at point of connected across the switch, the machine can run at rate speed and at desired load by varying the field current of motor and generator. तो अमीटर की रीडिंग से हम और वोल्ट मीटर की रीडिंग से इसे चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा हॉपकिंसन टेस्ट। अब इसके अंदर आ जाइए, इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो मैं हॉपकिंसन की अगर एफिशिएंसी कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी बाय हॉपकिंसन टेस्ट, लेट वी इज द वोल्टेज ऑफ मशीन। ओके, देन मोटर इनपुट, मोटर इनपुट कितना हो जाएगा? वी, ठीक है, दो करंट आ रहे हैं,
एक इधर से जा रहा था, एक पावर सप्लाई से आ रहा था, तब जाकर वो कंप्लीट हो रहा था 10, है ना। V i1 + i2। i1 क्या हो जाएगा, करंट फ्रॉम द जनरेटर जो इधर से आ रहा है, और I2 क्या आ जाएगा, करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स जो मेरा एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा था। ठीक है, जनरेटर का एट प्लस एक्सटर्नल सोर्स का। और जनरेटर आउटपुट कितना हो जाएगा, Vi1, जनरेटर से I1 बनना था तो Vi1, जनरेटर का Vi1। लेट बोथ मशीन आर ऑपरेट एट द सेम एफिशिएंसी एन, दोनों मशीन सेम एफिशिएंसी ईटा पे काम कर रही है। देन द आउटपुट ऑफ मोटर, तो ईटा इंटू इनपुट, ईटा इनपुट, इनपुट कितना हो गया हमारा, Vi1 + i2। इनपुट ऑफ जनरेटर इक्वल्स टू आउटपुट ऑफ मोटर, जो इनपुट जनरेटर का वो आउटपुट मोटर का है। तो ये कितना हो गया, ईटा इंटू Vi1 + i2। आउटपुट ऑफ जनरेटर कितना हो गया भैया, ईटा इनपुट इनपुट, तो इनपुट कितना है मेरा, ईटा इंटू ईटा Vi1 + i2, यानी कि ईटा स्क्वायर Vi1 + i2। इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को मिला दूं, फर्स्ट क्या है जनरेटर आउटपुट Vi1 और सेकंड क्या है जनरेटर आउटपुट ये, तो ये मेरे दोनों इक्वल हो गए। ये दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, Vi1 से Vi1 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 इक्वल्स टू ईटा स्क्वायर, V से V कैंसिल, तो ईटा स्क्वायर I1 + i2। या मैं ईटा की वैल्यू इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि ईटा इक्वल्स टू √I1 / I1 + I2, I1 + I2। तो इस तरीके से मेरी एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी यहाँ। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ नाउ इन केस ऑफ मोटर आर्मेचर कॉपर लॉसेस, तो कॉपर लॉसेस की बात करेंगे तो एक करंट हो रहा है मेरा यहाँ पे ये I4, तो I1 + I2 - I4 R स्क्वायर आर। आर एज आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ बोथ जनरेटर मोटर दोनों के लिए हो जाएगा। I4 हो जाएगा शंट फील्ड करंट ऑफ मोटर, ठीक है। शंट फील्ड कॉपर लॉस इन मोटर विल बी IV/I4, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ जनरेटर आर्मेचर कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, I1 + I3 स्क्वायर आ रहे, ठीक है। I3 हमारा शंट फील्ड करंट ऑफ जनरेटर, ये जनरेटर का हो जाएगा शंट फील्ड करंट, और शंट फील्ड कॉपर लॉस जनरेटर में कितना हो जाएगा, VI3 हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर पावर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सप्लाई से पावर ड्रॉन कितनी होगी, पावर ड्रॉन VI2 हो जाएगा। भैया टोटल लॉस कितना आ रहा है मेरा बोथ मशीन से, वी W = VI2, ठीक है। I1 + I2 - I4 स्क्वायर आ रहे, ठीक है। VI4, ठीक है। I1 R3 स्क्वायर आ रहे, ठीक है। VI3, ये सारा मेरा टोटल उस मशीन से लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट द स्ट्रे लॉस विल बी सेम है, तो बोथ मशीन दोनों के लिए स्ट्रे लॉस सेम है। देन स्ट्रे लॉस बाय मशीन = W/2, ठीक है ना। मशीन दो है ना वहाँ पे कनेक्ट, तो स्ट्रे लॉस बाय 2 यानी कि W/2 कह रहा हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रे लॉस को। आधा आधा बांट लेते हैं दोनों मशीन के लिए। तो जनरेटर और मोटर की एफिशिएंसी देख लेते हैं अलग अलग। तो एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर की बात करूंगा, टोटल लॉस मेरा कितना हो गया, W/2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया मैंने इसमें, ये प्लस ये, और जनरेटर इनपुट VI1 हो जाएगा। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, या आउटपुट अपॉन इनपुट को क्या लिख सकता हूँ मैं, आउटपुट प्लस लॉसेस, वैल्यू डाल दी। ऐसी अगर मोटर की बात करूंगा तो मोटर के लिए लॉसेस हो गए प्लस W/2, मोटर इनपुट मेरा ये हो जाएगा, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट को क्या लिख लिया मैंने, इनपुट माइनस लॉसेस, तो इनपुट ये रहा, लॉसेस ये रहा, तो मेरा काम खत्म। इतना आपको लिख के आना है हॉपकिंसन टेस्ट के अंदर। इतना कोई टफ काम नहीं है, डायग्राम बनाना है, छोटी सी कैलकुलेशन है और थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में आपको दे दी है, वो भी आप डायग्राम से इजीली दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ आपको बात करूं एडवांटेज ऑफ हॉपकिंसन टेस्ट, तो आप देखिएगा, तो दिस टेस्ट रिक्वायर्स वेरी स्मॉल पावर, this test requires very small power compared to full load power of motor generator couple system. That that is why economical large machine can be tested as rated load without much power consumption. Temperature rise and commutation can be observed and maintained in the limit because this test is done under full load condition. Change in iron loss due to flux distortion can be taken into account due to the advantage of its full load condition. Efficiency at different load can be determined. अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड टू आइडेंटिकल मशीन नीडेड टू आइडेंटिकल मशीन फाइंड करना बड़ा मुश्किल काम है भाई। बोथ मशीन कैन नॉट बी लोडेड इक्वली एट द ऑल टाइम, दोनों हमेशा के लिए इक्वली लोडेड हो नहीं सकती। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट सेपरेट आयरन लॉसेस फ्रॉम टू मशीन थ्रो दे आर डिफरेंट बिकॉज दे आर एक्साइटमेंट, और दोनों के अगर मैं
कॉपर या आयरन लॉसेस की बात करो, दोनों को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट द मशीन एट रेटेड स्पीड बिकॉज फील्ड करंट वेरी वाइडली। तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेज और एडवांटेज आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ मेरा हॉपकिंसन टेस्ट खत्म हो जाता है और मेरे दो छोटे छोटे टॉपिक स्टेपर और सर्वो मोटर मुझे कंप्लीट करना है। तो अगर मैं स्टेपर मोटर की बात करूं, तो स्टेपर जैसा कि नाम है कि एक मोटर है जो रन करेगी स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप दो स्टेप, मतलब कुछ एंगल पे वो रन करेगी। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई मोटर है, पहले इतना स्टेप, फिर एक थोड़ा एंगल चेंज करेगी, फिर थोड़ा एंगल चेंज करेगी, थोड़ा एंगल चेंज करेगी, स्टेप बाय स्टेप वो रन करेगी, तो उससे स्टेपर मोटर नाम दे दिया है। तो अगर मैं बात करूँ स्टेपर मोटर की, स्टेपर मोटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पल्स इनटू डिस्क्रीट मैकेनिकल मूवमेंट। इलेक्ट्रिकल पल्स मतलब उसमें पावर हम इस तरीके से देंगे कि वो पल्स टाइप पावर जाएगी और उसका मूवमेंट भी मैकेनिकली एंगल बाई एंगल होता चला जाएगा। द शाफ्ट ऑफ या स्पिंडल ऑफ अ स्पेटर स्टेपर मोटर कैन बी रोटेट डिस्क्रीट स्टेप increments when electrical command pulse are applied to it proper sequence. The motor rotation have reversal direct in relationship to the applied input pulse. This sequence of applied pulse is directly related to the direction of motor shaft reaction. The speed of motor shaft rotation is directly frequency of the input pulse. कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल गई कुछ इस तरीके की आती है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 पोल है। ये मेरा स्टेटर हो गया, ये मेरा रोटर हो गया, रोटर पे 4 पोल है, इस पे 6 पोल है। 6 पोल की वाइंडिंग आपको देखने को मिली है, ए डैश बी डैश सी डैश, और ये मेरा रोटर हो। तो कनेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे ए पोल पे कनेक्शन है, तो एक पोल का कनेक्शन मेरा एक यहाँ से जा रहा है और दूसरा यहाँ से होता हुआ, इससे होता हुआ, स्विच से होता हुआ। फिर ऐसे सी की बात करें, सी एक यहाँ से जा रहा है, दूसरा यहाँ से होता हुआ स्विच से जा रहा है, और तीसरा मेरा ये यहाँ से होता हुआ स्विच फीड ऐसे होता हुआ, इस तरीके से। तो एक एक मेरा स्विच ऑन होता रहेगा, मेरा पोल बनते रहेंगे, पोल बनते रहेंगे, तो उस पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल जनरेट होते रहेंगे। साउथ और नॉर्थ के हिसाब से मेरे जो रोटर है वो मूवमेंट करता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। टाइप ऑफ स्टेपर मोटर को भी भाई 3 टाइप में डिवाइड कर लिया है। टाइप इज इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, वेरिएबल रिलक्टेंस है, परमानेंट मैग्नेट है और हाइब्रिड मोटर है। तो वेरिएबल रिलक्टेंस में क्या है, रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट फ्रॉम बाय द रोटेट एंड ईच वेरीज विद इन रेगुलर पोजीशन ऑफ रोटर। परमानेंट मैग्नेट में क्या है, द परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर हैज द परमानेंट मैग्नेट रोटर। क्या है, परमानेंट मैग्नेट रोटर यूज कर रहा है, विच इज ड्रिवन बाय द स्टेटर वाइंडिंग, जो स्टेटर वाइंडिंग द्वारा ड्रिवन किया जा रहा है। दे क्रिएट ऑपोजिट पोलैरिटी पोल्स कंपेयर टू द पोल्स रोटर विद द चैपरोल रोटर। इसमें क्या होता है, वेरिएबल रिलक्टेंस में क्या है, एक रिलक्टेंस हम यूज कर रहे हैं। रिलक्टेंस क्या होता है, जो फ्लक्स को कंट्रोल कर रहा है, मतलब वेरी कर रहा है। जैसे रेजिस्टेंस का काम होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ऐसे रिलक्टेंस का काम होता है अपोज द फ्लो ऑफ फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट। तो ये तो है वेरिएबल रिएक्टेंस। परमानेंट मैग्नेट में क्या है, जो हमारा पोल जो हमारा रोटर है मशीन के अंदर, जो हमारा रोटर है वो हमने मैग्नेट का ले लिया। अब मेरे पास 4 पोल अगर मैं मान लेता हूँ, ये 1 2 3 4। अब मैं पहले पोल को अगर मैग्नेटाइज करूंगा तो यहाँ पर पोल बन जाएगा साउथ और नॉर्थ। साउथ और नॉर्थ बनते ही मेरा रोटर मूव करेगा एकदम इस तरफ से। फिर इसकी करंट, इसकी सप्लाई हटा के तुरंत दूसरे को सप्लाई आएगी, रोटर चेंज होगा इस डायरेक्शन में। इसकी सप्लाई हटा के तीसरे पे सप्लाई लगा तो रोटर चेंज होगा इस डायरेक्शन में, इसकी सप्लाई इस पे लगा दो रोटर चेंज होगा। अगर इन दोनों की सप्लाई एक साथ लगा देता हूँ तो रोटर बीच में मूव हो जाएगा, इन दोनों के बीच में मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं उसे स्टेपर मोटर बना सकता हूँ परमानेंट मैग्नेट रोटर के द्वारा। एंड लास्ट हाइब्रिड मोटर है। हाइब्रिड मोटर इट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस टू स्टेपर्स, इट हैज परमानेंट मैग्नेट टूथ। ये रिलक्टेंस और परमानेंट मैग्नेट दोनों का मिक्सचर होता है हाइब्रिड मोटर, ठीक है। एप्लीकेशन देख लेते हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन कहाँ है। इन रोबोटिक्स एंड सीएनसी मशीन, इन कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, टेप रीडर्स ईटीसी, इन दी एप्लीकेशन लाइक radar satellite communication system, in position control application, in biomechanical application, NC control mechanical tool, process control system, XY record plotters, watches। इस जगह आपको ये देखने को मिल जाते हैं हमारे स्टेपर्स मोटर। एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लीजिए भाई। एक्सेलेंट रेस्पॉन्स टू स्ट्रेट स्टॉपिंग और रिवर्सिंग, it is possible to achieve very low speed synchronous rotation with a load that is directly coupled to the shaft. The motor's response to digital input pulse
provide open loop control, making motor simpler and less costly control. Disadvantage देख लेते हैं. Resonance can be occur if not properly controlled or not easy to operate extremely high speed. High speed पे तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक बचा है सर्वो मोटर. बाकी हमने पढ़ लिया है. कुछ इतना टफ नहीं है, इजीली आप इसे कर पाएंगे. सॉरी फॉर इंटरप्शन. बात करते हैं लास्ट, आज के लास्ट टॉपिक की, सर्वो मोटर. तो सर्वो मोटर क्या है? जैसे स्टेपर मोटर हमने पढ़ा है, एक स्पेशल टाइप था, ऐसे इसे भी एक स्पेशल टाइप मोटर होता है जो एक स्पेसिफिक काम के लिए ही बनाया गया है. इसका हर जगह यूज नहीं होगा, कुछ एप्लीकेशन भी इसकी अपनी स्पेसिफिक ही होंगी. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्वो मोटर आल्सो कॉल्ड एज अ कंट्रोल मोटर. एक सर्वो मोटर एक कंट्रोल मोटर कहा जाता है. They are used in feedback control system as output actuators and does not use for continuous energy conversion. फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में से आउटपुट एक्चुएटर की तरह यूज किया जा रहा है और कंटिन्यूस एनर्जी कन्वर्जन में इसका यूज कहीं नहीं. आ सर्वो मोटर इज आ रोटेटरी एक्चुएटर्स और लीनियर एक्चुएटर. दो तरह को आपको देखने को मिल जाएंगे, रोटेटरी भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है. that allow for precise control of angular and linear position, velocity and acceleration. Okay. The principle of the servo motor is similar to the other electromagnetic motor. जो principle है वो same other motor की तरह है, but the construction of operation are different. But construction और operation इसके आपके different है. तो देखिए, the rotor inertia of motor is low, have a high speed of response. The rotor of motor has the long length and smaller diameter. They operate at very low speed and sometimes even at a zero speed. The power rating of servo motor may vary from the fraction of watt to few hundred watt. The rotor of servo motor have low inertia strength and therefore the high speed of inertia. तो सर्वो मोटर को वैसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसी और डीसी. तो हम आज डीसी की बात करेंगे. देख पा रहे होंगे आप, डीसी सर्वो मोटर सेपरेटेड डीसी मोटर और परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर. The figure shows the connection of separately excited DC servo motor shows armature MF and excitation field MF quadrant in DC machine. तो ये मोटर होता है, इसमें एक वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग. ठीक है, जो कि आर्मेचर मोटर और फील्ड मोटर एक दूसरे से परपेंडिकुलर ही होती है. तो दे प्रोवाइड अ फास्ट टॉर्क रेस्पॉन्स बिकॉज टॉर्क और फ्लक्स आर decoupled. Therefore, a small change in the armature voltage or current brings a significant shift in the position or speed of a motor. Most of the high power servo motor are mainly DC. एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं. दे आर यूज्ड इन रडार सिस्टम प्रोसेस कंट्रोल. सर्वो मोटर आर यूज्ड इन कंप्यूटर एंड रोबोटिक्स. दे आर आल्सो यूज्ड इन मैकेनिक टूल, ट्रैकिंग एंड गाइडेंस सिस्टम. तो ये हमारे सर्वो मोटर की कहानी थी जो आपको सिंपल सी याद रखनी है. सो ये आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है. और इतना टफ नहीं था. मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, कुछ हमने गिने चुने टॉपिक इसके अंदर करे हैं. जिसके अंदर हमारा स्पीड कंट्रोल था, थोड़ा लंबा टॉपिक चला है. उसके बाद हमने दो टेस्ट कर लिए हैं, स्विंगबर्ग और हॉपकिंसन टेस्ट. और लास्ट हमारा स्टेपर और सर्वो मोटर था, जो कि हमने ये पढ़ा, जिसकी हमें बेसिक नॉलेज की ज्यादा जरूरत थी. तो आपका कंसंट्रेशन रहना चाहिए स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन. अच्छा खासा टॉपिक है, ब्रॉडली डिस्क्राइब किया गया है. और उसके बाद दो टेस्ट है जिसे आपको पढ़ना है, और हमारा यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट होती है. तो थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक. हुआ कहाँ 1 घंटा हुआ ना.